सबसे पहले जी आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और इस प्रेजेंटेशन का, इस लेक्चर का हिस्सा बने। तो जनाब लॉ एसोसिएट्स की तरफ से मैं ख़ास तौर पे आप सबका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद साथ साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने ये सारा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बाकायदा इसको अब थोड़ा सा वाइडर सेंस में ले गए कि पहले ये था कि जो भी प्रेजेंटेशन होती थी, जो भी लेक्चर होता था, वो सिर्फ जनाब लॉ एसोसिएट्स के जो हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे जो वकला भाई हैं, बहनें हैं, उनकी हद तक महदूद था। अब इन्होंने ये कहा कि सर इसको हम थोड़ा लेके जाएंगे वाइडर सेंस में कि जो और भी लोग हैं, वकला हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसमें लेके आएँ। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह आज ये टॉपिक है कि हर्ट जो प्रैक्टिसिंग है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर, मैं प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ कि क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर 90% ये है, मतलब वो बड़े स्पेशल केसेस हैं, किसी के पास चेक का आ गया, किसी के पास कोई और अगवा का आ गया, मतलब कोई मुख्तलिफ केसेस आ गए। लेकिन आम जो हमारी कचहरियों के अंदर, कोर्ट्स के अंदर और थानों में जो आम तौर पर आपको FIRs मिलेंगी, वो क्योंकि ये ऐसा ऑफेंस है, ये ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है जी, 16, ये ऐसा चैप्टर है कि छोटे ऑफेंस से लेकर आपकी बॉडी से रेलिवेंट, बेसिकली ये इंजरीज को डील कर रहे हैं, छोटे से लेकर, और ये नॉन वेलेबल ऑफेंसेस भी हैं, यानी कि मेरा ख्याल मैक्सिमम इसकी 10 साल तक जाती है, 14 साल तक इसकी सजा जाती है। तो क्या ले डॉक्टर साहब, ठीक है। तो मेरे मुताबिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इस पे जितने भी हमारा पैनल है जिन्होंने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, जो भी इसके ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे, मैं इनको सबको अप्रिशिएट करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि अल्लाह ताला करम करे। और बाकी साथ साथ माशाल्लाह ये आपने इसको डे बाय डे आगे लेके चल रहा है और मेरी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट है, यानी कि आपको मुकम्मल गो एड है, किसी चीज़ की परमिशन की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आप आल इन आल हैं, आप इसको जिस तरह मर्जी, बड़ा क्लासरूम अगर आपको एंगेज करना है वो करें, 2, 4, 5 घंटे जितना मर्जी आपने एंगेज करना है, तमाम सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करें। और दूसरा रिफ्रेशमेंट का लाजमी ख्याल रखें, ठीक है, वकला के लिए। तो बाकी अब जो हमारे पैनल के लोग हैं उनको मैं गुड लक कहता हूँ और बाकी साथ साथ फिर अपने तरीके से इसको चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वकार चीमा साहब। थोड़ा सा जिन लोगों को तारुफ नहीं है वो मैं उन्हें बताना चाहूँगा। बेसिकली उस्तादों के उस्ताद और हम सब के उस्ताद हैं वकार चीमा साहब। जिनाह लॉ अकेडमी आज से कोई 8-10 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी, डोगर साहब जानते हैं, सारे हम जानते हैं। तो चीमा साहब वो बंदे हैं जिनके कोई 1000+ वकील इस टाइम बार में फिर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो इनके स्टूडेंट हैं, और बड़े एक डिफरेंट स्टाइल के साथ इन्होंने इजी करके लॉ को पढ़ाना शुरू किया था, जो कि कॉलेजेस में एक इम्प्रेशन दिया जाता था कि द लॉ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और डेफिनेशंस हैं, मामलात हैं, ये हैं। तो हम ये सुन के आए थे सर के बारे में कि भाई इसको सर चीमा साहब इस तरीके से पढ़ाते हैं कि भाई ही मेक्स द लॉ इजी फॉर एवरीवन। तो उसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें प्रोवाइड किया है वकार चीमा साहब ने, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे सीनियर हैं, वो वकार चीमा साहब है। और इस प्लेटफॉर्म का हम इंडिविजुअली अपनी जो टीम है हमारी, ये हमारी तकरीबन आधी टीम है, इसके अलावा बाकी कोई कसूर गए हुए हैं, कुछ बिजी हैं इधर उधर, तो हमने फ़ायदा उठाया, तो हमने कहा थोड़ा सा इसको हमें एक्सटेंड करना चाहिए। और अब भाई मैंने मौजम भाई से रिक्वेस्ट की, भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की, डोगर साहब, हसीब भाई, और ये मेरे कुछ होनहार स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे वो लोग हैं जिनका मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना सारे तरक्की करें। गुराए साहब आए हुए हैं, तो आप लोग हमारे साथ इस सिलसिले में अटैच हो जाएं। ये वो चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिकली देखा जाता है और वो केसेस हैं जो रोज़ आते हैं। डोगर साहब मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और मुसलसल मुझे कहते हैं कि भाई ये फलाने मैटर आ गए, इस पर कुछ डिस्कशन कर लें, तो हम लोग करते हैं। डिस्कशन से हमेशा आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा होता है। और ये मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, इंशाल्लाह
आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आज की प्रेजेंटेशन के बाद. एंड आई एम नॉट कॉलिंग इट अ लेक्चर, आई एम कॉलिंग इट अ डिस्कशन सेशन, मीनिंग देयर बाय आप लोग बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं. अगर आपको फील होता है कि कोई बात आपको क्लियर नहीं है, आप बताएं. इफ माई एसोसिएट विल बी इन अ पोजीशन टू क्लैरिफाई दैट थिंग, तो वो खुद कर देंगे. अदरवाइज मैं यहाँ पे बैठा हूं, आई विल कम फॉरवर्ड और मैं आपको समझाऊंगा अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अंदर रहते हुए. तो वंस अगेन वकार चीमा साहब का थैंक यू कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है और इसका अब हम फायदा उठाना शुरू कर रहे हैं. तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गौहर साहब स्टार्ट करेंगे सिलसिला और अपना तारुफ भी कराते जाएंगे सारे और इसको शुरू करें. सर थैंक यू. सर बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज़ गोहर एंड आई एम वर्किंग एट दिस लॉ फर्म. तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है जो सब हमारे से पहले आके सर वगैरह ने बता दिया कि बेसिकली ये हर्ट, मगर डायरेक्टली सेक्शन 332 जिसके अंदर हर्ट को डिफाइन किया गया उस पर जाने से पहले इट्स बेटर कि हम जो चैप्टर नंबर 16 है उसका टाइटल देख लें. अब जो टाइटल है चैप्टर नंबर 16 का वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. अब सबसे पहले वही आई होप कि मतलब सब हर शख्स यहाँ बैठा जानता है कि व्हाट इज़ ऑफेंस. तो ऑफेंस इज एन एक्ट और ओमिशन जिसके लिए कानून ने कोई पनिशमेंट बाद में दी गई है. सबसे पहले कानून ने आपको रोका हुआ है कि आपने ये एक्ट नहीं करना, और अगर आप वो इन एक्ट करते हो तो उसके लिए आप एक सेक्शन इम्पोज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. तो दैट इज ऑफेंस. अब ऑफेंस इज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. अब वो किस तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं जो कि एक इंसान की बॉडी को अफेक्ट कर सकें? दो तरह के हैं इस चैप्टर के अंदर. आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हो जिसके नतीजे में किसी शख्स की डेथ कॉज हो जाती है, तो चैप्टर नंबर 16 जिस सेक्शन से स्टार्ट होता है वो है कत्ल. क्या आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके रिजल्टेंटली किसी शख्स की डेथ कॉज हो गई, तो आप जिस ऑफेंस की मुर्तकिब ठहरे वो कत्ल है. और पहले कुछ चंद सेक्शन 322 तक आई थिंक वो कत्ल से डील करते हैं. अब उसके बाद आता है कि कोई ऐसा ऑफेंस आपने किया ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, किसी शख्स की बॉडी को इस तरह आपने हर्ट किया, हार्म किया कि उस शख्स की डेथ काज नहीं हुई मगर उस शख्स को आपने हर्ट काज कर दिया. तो दिस इज द मेन टॉपिक कि अब हर्ट है क्या, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में आई थिंक सो कि अगर हमारे सामने बिकॉज सर बता सकें दिस इज डिस्कशन, तो मैं भी चाहूंगा कि अगर मैं आप सबसे पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज हर्ट, तो आप में से कोई वॉलंटरीली बताना चाहे कि व्हाट इज हर्ट. अब आपके दिमाग में क्या आता है कि व्हाट मे बी हर्ट, किस चीज़ को हम हर्ट कह सकते हैं? Yes, जरूर. An act that might render someone physically incapable of doing his regular tasks. Means thereby he functioning of his organs are affected. Including but not limited. Something like that. I think he means to say कोई भी ऐसा काम जिससे उसको अपनी रेगुलर रूटीन उसकी खराब हो जाए, वो अपने मामला सही तरीके से सरंजाम ना दे सके. बड़ी अच्छी तरह मतलब कवर किया है, काफ़ी अल्फाज को छोटे से लाइज में कवर कर दिया गया. मगर जो सेक्शन 332 है उसके अंदर इसको काफ़ी ब्रॉडर रिस्पेक्ट में डिस्कस किया गया. अच्छा, दिस सेक्शन 332 इज अ सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन. इससे पहले जो सेक्शन डील कर रहे थे इस चीज़ से रिलेटेड वो था 319 और 320 पीपीसी. अब 319 को जो टाइटल था दैट इज सिंपल हर्ट. इससे पहले जो थे दिस इज अ सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन. सिंपल हर्ट के अंदर उसने डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडीली पेन, इंजरी और इन्फर्मिटी, कोई डिजीज. और सेक्शन 320 के अंदर उसने कोई 8 काइंड्स बता दी थी कि ये काइंड्स दैट कम्स विद द एम्बिट ऑफ हर्ट. अब फर्क क्या है सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन के बाद जो अमेंडमेंट की गई उसके बाद क्या फर्क आया 300 अब वाले हर्ट में और पहले वाले हर्ट में? पहले वाले में बस 2 सेक्शंस थे, सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट. मगर अब यहाँ पे 332 में पहले इसकी डेफिनेशन बता दी गई है, उसके बाद ये 337L तक जा रहा है. मगर इसके बाद भी देयर आर सम पनिशमेंट्स फॉर काजिंग हर्ट, जैसे किसी का टीथ दांत तोड़ देना, किसी के बाल नोच देना, दैट आल्सो कम विद इन द एम्बिट ऑफ हर्ट. तो नाउ आई विल डायरेक्टली कम टू दिस सेक्शन 322 जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन बेसिकली दी गई है. हर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 332 पीपीसी. अब 332 में ही स्टार्ट होता है. अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे, व्हेन आई गो थ्रू ऑल दिस डेफिनेशन, तो हम इसको जरूर डिस्कस भी करेंगे. मगर अब क्वांटम और इंटेंसिटी देखिएगा वर्ड्स की, कि सबसे पहले वो कम से शुरू करता है और इन दी एंड वो मैक्सिमम जो कर सकते हो ना आप हर्ट में एक शख्स के साथ, वो वर्ड यूज करेगा. whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables
disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part of the body without causing his death. अब यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू नोट कि कम से शुरू कर रहा है और मैक्सिमम जो एक शख्स को आप इंजरी दे सकते हो वहां तक जा रहा है. कम से कम व्हाट यू कैन कॉज, आप किसी शख्स को पेन दे सकते हो, बट द एंड अब शुरू हुआ काजेस पेन और एंड हो रहा है और डिसमेंबर्स कि ज्यादा से ज्यादा आप शख्स के साथ क्या कर सकते हो, आप उसका कोई भी बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन को जिस्म से ही अलग कर सकते हो. तो दिस इज द एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक आप जा सकते हो. अच्छा, इन बिटवीन अब बिकॉज इट्स अ डिस्कशन, तो कुछ वर्ड्स हैं दैट आर सिनोनिमसली यूज्ड. तो अब मेरी जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्यों कानून ने सिनोनिमस वर्ड्स को यूज़ किया. तो इन द एंड आई केम टू दैट, मतलब मैंने ये रीजनिंग ड्रॉ की कि हो सकता है लेजिस्लेशन जब कानून को बना रही होती है तो उनकी इंटेंट यही होती है कि कम से कम लूप होल्स छोड़े जाएं. जैसे कि 2011 के अंदर एक लूप होल छोड़ गया था जिसको 2011 के अंदर इंक्लूड किया गया कि हर्ट के अंदर आप किसी शख्स का हुलिया बिगाड़ देते हो उसके बॉडी का, दैट कम्स आल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ हर्ट, जिसको लिए कानून ने वर्ड्स यूज किए अमेंडमेंट में, डिसफिगर्स और डिफेसेस. अच्छा, अब किसी को आप पेन कर रहे हो, यू आर हार्मिंग एनी पर्सन, आप किसी शख्स को कोई इंजरी काज कर रहे हो. इंजरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 और 44 पीपीसी. इंजरी को डिफाइन वही शुरू यहीं से करता है, आप किसी शख्स को हार्म कर रहे हो टू दैट पर्सन, टू हिज बॉडी, टू रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी. मगर यहाँ पे बिकॉज वी आर हम ह्यूमन बॉडी से आगे नहीं जा सकते, वी हैव टू पर्टेन आवर सेल्फ टूवर्ड्स टू ओनली टू द ह्यूमन बॉडी. तो इंजरी को हम जो डेफिनेशन पीपीसी में कर दी गई है, जिसमें उसने काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन की, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी, बॉडी, इनको भी इंक्लूड करिए. मगर यहाँ पे वी विल ओनली कंटेन आवर सेल्फ टू द बॉडी, जो भी आप इंजरी काज करोगे उस शख्स की बॉडी को. And then there are two more words, or impairs or comma disables. अब impair का मतलब है as per dictionary, impairs means weaken, weak कर देना, और disables का मतलब है diminish कर देना. disable को we can say like एक शख्स, a person is able to perform an act, मगर आप उसको इस तरह इंजर करते हो दैट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट फंक्शन, और आप उसको डिसेबल कर देते हो. फॉर एग्जांपल, इसको लेटर ऑन नसीब भाई जब आपको इतलाफ सलाहियत है उसके बारे में बताएंगे तो मेरे नज़दीक इम्पेयर और डिसेबल कम्स विद द एम्बिट ऑफ इतलाफ सलाहियत उज़्व के आप उसके उज़्व को, उसकी जो पावर है, उसकी फंक्शनिंग पावर है, उसको कम कर दोगे. उसके बाद जो अमेंडमेंट आई, डिसफिगर्स और डिफेसेस की जरूरत पड़ गई कि आप किसी शख्स का बॉडी पार्ट का हुलिया बदल देते हो, उसकी लोकेशन चेंज कर देते हो, हड्डी को इस तरह आपने हर्ट किया या उंगली को, दैट आई कैन मूव इट बट आई एम नॉट, उसके हर्ट करने के बाद आई एम नॉट एबल टू डू सो. अब ये यहीं इसी जगह पर रह गया, दैट कम्स विद द एम्बिट ऑफ डिसफिगर्स. उसके बाद फिर लास्टली दिस मेंबर्स के आप एम्प्यूटेट कर देते हो, बॉडी पार्ट को अलग कर देते हो. दिस इज वर्ड हर्ट इज. अच्छा, उसके बाद लेटर ऑन दीज आर 5 काइंड, सॉरी, इतलाफ उज़्व, इतलाफ सलाहियत उज़्व, सजा, जुर और अदर हर्ट. अब पैनल पे मेरे भाई बैठे हुए हैं, एवरीवन विल एक्सप्लेन देयर टॉपिक, मगर उससे पहले बिफोर वो आए, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब हम पनिशमेंट्स को भी साथ डील करेंगे, तो इट्स बेटर कि हम देख लें कि हर्ट के अंदर कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाती हैं. अब वी ऑल नो कि पीपीसी के अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसके अंदर पनिशमेंट दे दी गई हैं कि पीपीसी के अंदर कौन कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती हैं. हम डायरेक्टली सेक्शन 53 खोल लेंगे, 10 पनिशमेंट्स हमें बता दी गई हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम किसास, दियत, अर्श, दमान, और उसके बाद तज़ीर आ जाती है जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट है. उनकी आगे टाइप्स हैं, सिंपल, सॉलिटरी वगैरह, और उसके बाद फॉर पिक्चर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन आल्सो कम्स इन दैट सेक्शन. अब जो हर्ट के केसेस के अंदर आपको यहाँ पे लेटर ऑन सारे एसोसिएट्स जब ब्रीफ करने आएंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं पे वो किसास पनिशमेंट बता रहा है, बट अब क्योंकि एवरीवन नो व्हाट किसास इज, किसास क्या है ये बता सकते हैं किस तरह, क्यों आज के दौर में फिर इसको एग्जीक्यूटेबल करार नहीं दिया गया. कोई शख्स, किसी ने ए ने बी का हाथ काट दिया, अब उसका हाथ काटना चाहिए था मगर उसी ही तरह, ना ज्यादा ना कम, तो क्या ये एग्जीक्यूटेबल था? ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस पर राय देगा. तो मैक्सिमम केसेस में, बल्कि मेजोरिटी क्या सब में ऐसे होता है आज के दौर में, वो कह देते हैं क्या किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल. इसलिए जब आप देखेंगे कि हर्ट के केसेस में बहुत सी जगह पे किसास का वर्ड आएगा तो आगे स्पेशली लिखा होगा कि इफ नॉट एग्जीक्यूटेबल देन फिर आगे पनिशमेंट आ जाएगी अर्श, दमान, फाइन और इम्प्रिजनमेंट.
अब आप देखें दियत है जो बेसिकली दियत, अर्श, दमान और फाइन, दीज आर ऑल द कॉम्पनसेशन दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब दियत यहाँ पे नहीं आएगी हर्ट के केसेस में, दियत कम्स विद दियत आती है हमेशा कत्ल के केसेस में आपको दी जाती है, और उसकी वैल्यू कानून है सेक्शन 323 ऑफ पीपीसी 30 से 30 ग्राम ऑफ सिल्वर के मुताबिक गवर्नमेंट हर यकम जुलाई को असेस करके बता देती है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ दियत। अब जो पनिशमेंट दी जाएगी हर्ट के केसेस में वो अब हम जान चुके हैं कि कॉम्पनसेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ अर्श या दमान या फाइन। अब बेसिक पॉइंट इज कि ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अब अर्श जो है, अर्श को असेस करने का एक ही तरीका है, वो है किस दियत की बेस पे आप अर्श को असेस करोगे। तो जब फर्दर सेक्शंस आएंगे जिनमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि इस ऑफेंस की पनिशमेंट है अर्श which is 10% और 5% ऑफ दियत। फॉर एग्जांपल आज की डेट में गवर्नमेंट कहता है ये दियत इज 1 करोड़ रुपया, दियत 1 करोड़ रुपया अगर गवर्नमेंट कहती है आज के दौर में, तो अब पनिशमेंट के मुताबिक अर्श उस ऑफेंस की पनिशमेंट है 10% ऑफ दियत, अर्श इज 10% ऑफ दियत, 1 करोड़ के मुताबिक 10 लाख रुपया अर्श दे दिया जाएगा। उसके बाद आ जाती है दमान। अब दमान में ये है दैट इज टोटली गिवन टू द कोर्ट, कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो असेस करेगी इस चीज को, इस कॉम्पनसेशन को, और इस चीज में वो जो मगर इसमें कुछ फैक्टर्स हैं दैट आर गाइडिंग फैक्टर्स फॉर द कोर्ट, के उन्होंने कौन कौन सी चीजों को देखना है। नंबर 1 इसके उस शख्स को किस नौयत की इंजरी आई, उस इंजरी को देखेगी कोर्ट, दैट इज इसका स्पेसिफिक सेक्शन है पीसी हर्ट के सेक्शन में, वो 3 फैक्टर्स लिखे गए हैं। किस नौयत की इंजरी आई और उस इंजरी के ट्रीटमेंट करवाने में विक्टिम को कितने एक्सपेंसेस उसके इंकर हुए, और उसके बाद उसने कितनी पेन थ्रू हाउ मच पेन ही वेंट थ्रू। तो ये वो 3 फैक्टर हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट दमान को असेस करेगी। और नेक्स्ट वन इज फाइन। ये फाइन और इम्प्रिजनमेंट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ तज़ीर। तज़ीर बेसिकली हम जो बात करते हैं ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान, तो दैट इज ते तज़ीर। तो पाकिस्तान में कौन कौन सी सजाएं हैं, तो ये फाइन है, इसकी अमाउंट बता दी जाएगी, और इम्प्रिजनमेंट भी बता दी जाएगी कि 5 years एज तज़ीर और एटसेट्रा सो ऑन। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट जो है इट विल हसीब भाई जो आपको इतलाफ उज़्व और इतलाफ सलाहियत उसके बारे में बताएंगे, तो शुक्रिया। थैंक यू गौर साहब। मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मेरा जो टॉपिक है वो 333 से 336 तक है। बेसिकली ये इतलाफ सलाहियत, इतलाफ उज़्व अपने नाम से ही जाहिर है कि उसकी सलाहियत कोई ख़त्म कर देना, किसी को मतलब इस तरह से काटना, उसको कोई ऐसा शार्प वेपन यूज़ करना कि उसका एक हिस्सा ही कट जाए, एक अलग हो जाए। अब इसके अंदर जब इसकी डेफिनेशंस को हम पढ़ें, मिसमेंबर्स, एम्पलीट्यूड्स एंड स्फीयर्स, एनी लैम्प्स आर द ऑर्गन, मतलब एक बॉडी का हिस्सा ही कट जाना, अलग हो जाना। अब उसकी जो फर्दर अब आगे चलें तो लॉ मेकर ने 334 में उसकी पनिशमेंट बताई है। अब पनिशमेंट के अंदर 2 बेसिक वर्ड्स हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज। ए ने जब बी को वार किया तो उसकी एक या इंटेंशन थी या उसकी नॉलेज थी कि उसे पता था कि मैं जिस चीज से अब वार कर रहा हूं उसका जो हिस्सा है वो कट जाएगा। उसकी इस नॉलेज से जाहिर होता है कि वो जानबूझ के सब कुछ कर रहा था। अब उसकी जो पनिशमेंट है अब आगे अगर देखा जाए तो जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे कि किसास जो है एग्जीक्यूटेबल नहीं है, क्योंकि वो उस सेम जो पेन और सेम जो जख्म होता है, वो चीरा या कट जो है वो उस तरह से देखा जाता है कि वो अगर उसी तरह से है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो हम नहीं दे सकते। लेकिन अर्श और इसके जो ताज़ीर है 10 साल वो दी जाएगी। फर्दर जो हमारा सेक्शन है वो है इतलाफ सलाहियत। इतलाफ सलाहियत ये अपने नाम से ही जाहिर है कि उस चीज का एक सलाहियत को ही खत्म कर देना, मतलब कि अगर सलाहियत खत्म हुई है लेकिन ये कट नहीं हुआ उस जगह से। सपोज हमारा ही एक केस है, बूटा मसीह वर्सेस स्टेट। एक बंदे को 4 गोली लगी पेट में, उसका नीचे का जो हिस्सा है वो पैरालाइज हो गया था। अब उसकी टांगे नहीं काम करी लेकिन उसके साथ अटैच थी, मतलब वो सलाहियत से माजूर हो गया लेकिन वो उसके साथ वो है पड़ी सब कुछ, उसके जो लैंप्स वगैरह सब कुछ हैं पड़े। अब इसकी अगर फर्दर इसकी जब पनिशमेंट देखी जाए 336 में, तो लॉ में अगर इसमें भी वही वर्ड यूज करता है इंटेंशन एंड नॉलेज। अगर नॉलेज और इंटेंशन दोनों चीजें हैं कि उस बंदे ने जब उसके ऊपर वार किया था बूटा मसीह के ऊपर, तो वो उसने देखा कि यार इसकी जो गोलियां मार रहा हूं इसके नीचे से हिस्सा खत्म हो जाएगा,
उसके नॉलेज थी, उसे पता था, उसके ऊपर ही जब लॉ जो सजा बताई गई है वो अब जो किसास है वो तो एग्जीक्यूटेबल नहीं हो सकती, लेकिन अर्श और ताजीर जो है वो सेम है 10 साल। फर्दर जो है मेरे दोस्त अगेन मैं गौर साहब को कहूँगा कि वो आएंगे और आके एक्सप्लेन करें फर्दर जो टॉपिक है। शुक्रिया। अच्छा, तो हसीब भाई ने मतलब जो डिफाइन करना चाहा, हसीब भाई ने मतलब अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ, इतलाफ़े उज़्व या इतलाफ़े सलाहियत, ये टांग है, ये कट गई तो इतलाफ़े उज़्व है। अगर ये टांग साथ है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी बहुत अच्छी कि गोलियां लगी मगर वो हिस्सा वहीं पे है, दैट इज वो फंक्शनिंग उसकी खत्म हो गई है, फंक्शनिंग पावर। परमानेंटली इम्पेयरमेंट वर्ड यूज किया गया कानून में उसके लिए। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन 336A corrosive substance, हर्ड बाय corrosive substance। अब ये सेक्शन थोड़ा सा पिछले सेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि ये स्टार्ट उसी तरह हो रहा है। whoever with the intention or knowingly causes, कि एक शख्स इंटेंशनली या जानते हुए एक हर्ट काज करेगा, मगर यहाँ पे मीन्स स्पेसिफाई करती है कि कौन से मीन्स हो सकते हैं। वो मीन्स है बाय corrosive substance, कोई ऐसा सब्सटेंस। अब corrosive substance को भी डिफाइन कर दिया गया इसी सेक्शन में कि कौन सा सब्सटेंस corrosive हो सकता है। एनी सब्सटेंस दैट इज डेंजरस टू ह्यूमन बॉडी इज अ corrosive सब्सटेंस। अब इसकी एग्जांपल अब कानून ने क्या दे दी। फॉर एग्जांपल एक पॉइजन है, एक केमिकल है, एक ऐसा मटेरियल है जो जिस्म को दैट हैज corroding इफेक्ट, मतलब गलने सड़ने वाला इफेक्ट उसका है, तो दैट कम्स विद द एम्बिट ऑफ corrosive सब्सटेंस। अब इसके लिए कानून ने जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की अंडर सेक्शन 336B, दैट इज इट शुड बी, अब इसकी पनिशमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। दैट इज पहली 2 पनिशमेंट्स है। सबसे पहले पनिशमेंट होगी या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 14 ईयर्स, या तो लाइफ है या 14 साल से कम नहीं होनी, और उसके साथ लाजमी है 10 लाख का फाइन, मिनिमम 10 लाख का फाइन। दैट इज ये है 336B जो कि पनिशमेंट है। तो दिस पास फ्रॉम माई साइड एंड नो फर्दर आई विल कॉल ताहिर भाई कि वो शाहजहाँ को एक्सप्लेन करें फर्दर। शुक्रिया जी, शुक्रिया गौहर भाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राना ताहिर, आई एम द मेंबर ऑफ जनरल लॉ एसोसिएशन। मैं आपको डिफाइन करूँगा शज्जा। शज्जा बेसिकली 337 से 337 में इसकी काइंड है और 337A1 से A6 तक इसकी पनिशमेंट है। ये है शज्जा। शज्जा बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इंजरी टू हेड और फेस, जो भी आपको इंजरी हेड और फेस पे आएगी वो शज्जा में फॉल करेगी। इसकी 6 काइंड्स हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शज्जा खफीफ यानी मामूली हल्का सा जख्म जिसमें आपकी वो जो हड्डी है एक्सपोज नहीं होती। और सेकंड काइंड है शज्जा मदीहा, जिसमें आपकी हड्डी एक्सपोज होती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती। और तीसरी काइंड है शज्जा हाशमिया, जिसमें आपकी हड्डी एक्सपोज भी होती है और फ्रैक्चर भी होती है। और इसी तरह चौथी काइंड है शज्जा मुनक्किला, उसमें आपकी हड्डी एक्सपोज भी होती है और साथ में आपकी हड्डी डिसलोकेट होती है। और ये इंजरी टू स्कल यानी आपकी स्कल से रिलेटेड है इंजरी। इसमें शज्जा आइमा और शज्जा दामिगा। शज्जा आइमा में आपकी जो इंजरी है वो इस तरह आपको इस नौयत की इंजरी होती है कि आपकी जो स्कल है उसको टच करती है, इस तरह की इंजरी होती है। और शज्जा दामिगा में आपकी वो रैप्चर हो जाती है इंजरी, इस नौयत की इंजरी होती है कि स्कल आपकी रैप्चर हो जाती है। और इसी तरह इसकी जो 1 बाय 1 जो पनिशमेंट है, जो भी FIR वगैरह जो होती है इंजरी की शज्जा के रिलेटेड, वो A1 से लेके A6 तक, जिसमें जो भी FIR होती है इंजरी की शज्जा की वो A1 से लेके A6 तक FIR जो दर्ज होती है।
A1 है जो वो बेलेबल है, कागजेबल है, उसमें आपको जो पुलिस है वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। उसमें आपको अगर आपको अरेस्ट करना है, पुलिस ने A1 की FIR है तो आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू करवाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट से। और उसके बाद A2 है, A1 की पनिशमेंट है जो वो 2 ईयर है, 2 ईयर पनिशमेंट और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और उसके बाद A2 है सजाए मदीहा, A2 है, इसकी 5 ईयर पनिशमेंट है, नॉन बेलेबल है, और इसमें आपको विदाउट वारंट आप पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसी तरह जो A3 है सजाए हाशमिया, इसमें आपकी जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर है, 10 ईयर पनिशमेंट है। और जो 10 ईयर पनिशमेंट 10 ईयर, और साथ में आपको जो अर्श है वो 10% है, 10% अर्श। और इसी तरह जब मुनकला, इसमें पनिशमेंट है 10 ईयर, और अर्श है जो अर्श वो है 15%, 15%। और सजा ऐमा में जो दियत है वो 1/3 है, 1/3 दियत, और पनिशमेंट 10 ईयर, 2 ईयर पनिशमेंट, और इनकी ये 5 ईयर, और इसकी A3 से A5 तक 10 ईयर, और A6 की 14 ईयर पनिशमेंट, 14 ईयर पनिशमेंट। और इसकी जो मतलब प्रोसीजर है थोड़ा सा वो आपको डिफाइन करूँगा। इसका जो प्रोसीजर है ये ट्रायलेबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। और इसके साथ ही मैं अपने ब्रदर भाई को मनहाल साहब को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं दिस इज एडवोकेट मिनहाल अली। मैं जो जिस बात पर डिस्कस करूँगा उससे पहले राना साहब ने डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस करूँगा 337B जुरा के बारे में। जुरा बेसिकली इन्होंने सजा को डिस्कस किया या इस पार्ट को, मैं डिस्कस करूँगा जुरा को, इस पार्ट। जुरा बेसिकली होता है इसमें आपका हेड और फेस के अलावा जो इंजरीज आप हर्ट होता है आपको, बेसिकली आपकी बॉडी कैविटी में जो हर्ट्स आते हैं, मतलब इसमें दो काइंड है जुरा की, एक है जायफा और एक गैर जायफा। जायफा में आती है आपकी बॉडी कैविटीज में इसोफेगस, ट्रैकिया को डैमेज होता है बेसिकली। ये बेसिकली जायफा है, ये था जायफा की फर्स्ट काइंड। इसमें सर पूरी बॉडी आ जाती है, इसमें सिर्फ आपकी हेड और फेस के अलावा सारा कुछ आता है, लेकिन आपके जायफा में आपका सिर्फ बॉडी कैविटी आएगी, इसोफेगस, ट्रैकिया, ये जो आपके बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं। लेग नहीं आएगी इसके अंदर, आपकी लेग्स वाली पार्ट नहीं आएगी, सिर्फ आपका ऊपर वाला पार्ट आएगा जिसमें आपका इसोफेगस, ट्रैकिया, गर्दन से पेट तक कोई ऐसी चीजें आएंगी। ये बेसिकली जायफा है। अब जो नेक्स्ट है गैर जायफा, वो फैजान साहब एक्सप्लेन करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मिनहाल। आई एम एडवोकेट एसएम फैजान एंड आई एम द पार्ट ऑफ जिनाह लॉ एसोसिएट्स। टुडे जो मुझे टॉपिक असाइन किया गया है वो है गैर जायफा। गैर जायफा सर मैं डिफाइन करता चलूँ, बड़ी ही खूबसूरत लफ्ज़ हैं लॉ की बुक में। जुरा की जो जैसे कि दो काइंड हैं, जायफा और गैर जायफा। जायफा में जायफा के अलावा जितना भी पार्ट है जुरा का वो सारा गैर जायफा होगा, यानी आपके लिम्स, टांगे और बाल। ठीक है, और इसके आगे की 6 काइंड्स हैं, दामिया, बदीहा, मुतलामिया, मुदीहा, हाशिमा एंड मुनाकिला। अच्छा, दामिया जी, अगर स्किन रैप्चर हो जाए और खून निकल आए तो दामिया होगा। इसकी जो सजा है वो है दमान होगा। इसमें सजा के बारे में आपको मैं डिफाइन करता चलूँ कि पूरा जो गैर जायफा है वो ये सजाएं हैं, इसमें जो फॉल करेगा वो दमान और इम्प्रिजनमेंट में फॉल करेगा। अच्छा, इसमें दमान में जी 1 ईयर इसकी है सजा, और 7 दमान है इसके। दमान है डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, और ये तज़ीर है, और ये बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद हम जाएंगे जी बादिया। अगर सॉफ्ट टिश्यू या मसल्स कट हो जाएं तो उसमें उस सूरत में हम जो है ये बादिया, और हड्डी, ये एक बड़ा यहाँ है,
हड्डी वाद्या ना हो, हड्डी जाहिर ना हो, तो उस सूरत में ये वाद्या होगा। जो वाद्या है वो नॉन वेलेबल ऑफेंसेस यहाँ से शुरू हो जाते हैं F2 से, आगे जितने भी हैं वो F2 से F6 तक जो है ये नॉन वेलेबल ऑफेंसेस हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक इसकी सज़ा है और 7 दमान होगा। मुतलहमिया इसमें सर ये होगा कि अगर गोश्त फट जाए, बात बात हम सुनते हैं जी फलां शख्स गिरा है और चोट की वजह से उसका गोश्त फट गया है, या किसी ने उसको हिट किया है तो हिट करने के बाद उसका गोश्त फट गया है, तो उस सूरत में ये मुतलहमिया होगा। इसकी भी सज़ा जो है वो 3 ईयर्स तक इसकी सज़ा है और साथ में दमान होगा। इसमें चौथा है मुदिहा, अगर चोट या ज़रब लग जाए, ठीक है, और उसमें हड्डी नज़र आ जाए। अब मुतलहमिया में गोश्त फटा लेकिन हड्डी का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इसमें मुदिहा में गोश्त का कंसेप्ट नहीं है, हड्डी नज़र आ गई है चोट लगने के बाद, तो उस सूरत में 3 साल की सज़ा है और साथ में दमान होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी हाशमा, हड्डी डिसलोकेट ना हो और हड्डी टूट जाए तो उस सूरत में हाशमा होगा। और इसके साथ साथ आगे नेक्स्ट F6 है मुनाकिला, अगर हड्डी टूट जाए और डिसलोकेट भी हो तो इसकी सज़ा जो है 7 साल तक इसकी सज़ा है और 7 दमान भी हो सकता है, और ये मुनाकिला होगा। नेक्स्ट ओवर टू फिनहाल, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू फैजान साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। मैं जो एक्सप्लेन करूँगा वो है 337G, जो कि हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में है। बेसिकली अगर आप नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी आपकी लिमिटेड स्पीड आपने लिखी हुई है लेकिन आप उससे तेज़ जा रहे हैं, दैट इज़ अ रैश ड्राइविंग बेसिकली। लेकिन उस रैश ड्राइविंग से अगर आपने नेग्लिजेंटली गलत तरीके से किसी को कट मार दिया, किसी को आपने हर्ट नुकसान पहुंचा दिया, किसी को कुछ कोई चीज़ किसी का नुकसान हो गया है, तो यू आर पनिशेबल अंडर 337G, हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। और जो इसकी पनिशमेंट बेसिकली है वो है 3 years एज ताज़ीर ऑफेंस। दिस इज हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। जो नेक्स्ट है वो 337H, दैट इज रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। अगर आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जिससे जो आपको पता है कि ये गलत है, अगर इसको परफॉर्म करेंगे तो कोई मसला इससे हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डंडा उठा के मारा है वैसे ही रैंडमली किसी को, लेकिन उस डंडा लगने से उस बंदे को हल्का चोट लग गई है और नुकसान हो गया है, सो वो आपका हर्ट बाय रैश नेग्लिजेंट एक्ट में आएगा। और उसकी जो सज़ा है बेसिकली वो भी 3 months की है और उसमें फाइन भी हो सकता है, और वो दोनों में से कोई डिस्कशन ऑफ द जज कि वो जो मर्जी इसमें वो करे। ओके, तो जो नेक्स्ट है 337I, दैट इज हर्ट बाय मिस्टेक। मतलब आपने जान पूछ के नहीं, अगर आपसे गलती से कोई गलती से कोई एक्ट कमिट हो गया है जिससे अगले बंदे को नुकसान पहुंचा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ एक्ट। मतलब आपके उस एक्ट से वो फैक्ट कमिट हो गया, दैट इज ऑल्सो अ मिस्टेक ऑफ, दैट इज अ पनिशेबल अंडर 337I। और इसकी पनिशमेंट भी वही है कि लाइबल अर्श या दमान की सूरत में इसको पनिशमेंट मिलेगी इसमें। सर अभी आपने फरमाया तीनों को जो सेक्शन GHI है तीनों को आपने बयान किया, लेकिन बात यह है कि आपने सजा भी अलग अलग सुनाई, लेकिन सारे फैंस मुझे एक ही लग रहा है कि उसमें मिस्टेक ही आ रही तीनों में। काइंडली आप थोड़ा सा इसको सर साथ इंटेंशन है बेसिकली। हाँ सॉरी, बेसिकली इंटेंशन, इसमें आपका एक्ट मौजूद है लेकिन आपका मेंटल एलिमेंट मौजूद नहीं है इसमें। जिसने भी LLB किया है, जाहिर सी बात है सारे वकील बैठे हैं, असल में कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे, ये जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा था ना LLB में या किसी भी कॉलेज में आपको लेक्चर दिया गया था, तो ये नहीं था बताया गया कि भाई हम आपको जो लॉ ऑफ टॉट पढ़ा रहे हैं उसका पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का वो इम्प्लीमेंट नहीं, उसके बात समझिए। हमारे यहाँ पे आपने अक्सर ये सुना होगा हद के इज्जत, डेफामेशन। जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं लाइक UK, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लॉ ऑफ टॉट है
कि आप किसी बंदे को उसकी मर्जी के बगैर देखोगे भी ना, मतलब एक दफा देखा है, 2 दफा देखा है, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है उसको देखने की बैड है, तो वो भी उसमें वहां पे वो हर्ट में आएगा, ये मुझे हर्ट कर रहा है या मुझे ये वो लॉ ऑफ टॉर्ट के जुमरे में आएगा। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जिस तरह डेफामेशन हो गई, इसी तरह ये जो टॉपिक्स हैं वहां पे आपने पढ़ा होगा नेग्लिजेंस एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर नेग्लिजेंस ये होती है, उसके अंदर इंटेंशन का कोई रोल नहीं होता। ये बात ज़हन में रखनी है। ये जो आपको बताई जा रही है ना बाय मिस्टेक, और ये रैश नेग्लिजेंट और रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, इसके अंदर आपकी इंटेंशन नहीं होती। लाइक आप मुस्लिम टाउन सिग्नल पे खड़े हो, गाड़ी पे आप निकले हो, आपने एकदम रेस दी, स्पीड मारी और जा रहे हो, आपकी कतई ये इंटेंशन नहीं कि इस गली से कोई बच्चा निकलेगा, वो नीचे आ जाएगा, कोई बाइक वाला मुझे हिट कर जाएगा, आपकी इंटेंशन नहीं। क्लियर हो बात? हाँ, आपकी ये नेग्लिजेंस है सिर्फ और सिर्फ, कि आप लापरवाही कर रहे हो। तो ये बेसिकली जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, इसके अंदर आप बेहतियाती बरत रहे हो, आप बिल्कुल ड्यूटी ऑफ केयर जो आपके ऊपर बाय लॉ इम्पोज की जा रही है, अप्लाई की जा रही है, आप उसको बिल्कुल क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और उसके बदले जो ऑफेंस आपको हो गया, उसने 337 जी रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आपको ले आया। ठीक है, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ड्राइविंग के अंदर ये सेक्शन मेरा 322 में ले जाते हैं, हालांकि वो भी पाकिस्तान के अंदर ना प्रैक्टिस में बड़ा उसके अंदर डिफरेंस है, यानी कि बुक के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जब एफआईआर की जाती है तो वो और है। एफआईआर में कुछ वो आपने कत्ल की वो पढ़ी होंगी, टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसे बताने की हद तक मैं बता रहा हूँ, वो कत्ल बिस्बाब और वो कत्ल खिता, वो आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी। उसके अंदर बेसिकली तो ये है कि वो लेके चले जाते हैं उसको, अक्सर हमारे जो पुलिस वाले हैं, बल्कि प्रैक्टिस ही पाकिस्तान के अंदर यह है कि वो 322 है मेरा 322 की एफआईआर मिले, हालांकि वो उसमें फॉल नहीं करता। जो ये ड्राइविंग और इसके रैश नेग्लिजेंट, फर्ज करें एक बंदा ड्रंक है, वो जा रहा है, वो कोई खिड़की है, कोई शीशे का कोई दरवाजा है, उसको उसने पहले, वो जब होश में होता है, वो उसको दरवाजा खोलने का उसका तरीकाकार और होगा। ठीक है, जब आप जोश में होंगे, जब आपने कोई 2 गिलास लगाए होंगे, तो आप हो सकता है उसको पंच करो, हिट करो, तो आपकी इंटेंशन कतई ये नहीं थी कि मैं उसको तोड़ दूं। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग का एलिमेंट आ रहा है, आज यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जब आप करते हो विदाउट इंटेंशन करते हो, अपनी सोच के बगैर करते हो, और उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर ये इसको इसके अंदर ले आए हैं, इसको ऑफेंस के जुमरे में ले आए हैं, तो उसको जनाबे वाली ये नाम दिया गया रैश नेग्लिजेंट और रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये बिल्कुल वो केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, ये सारा इसी के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि बेसिकली इसके पीछे ना एक इंटेंशन है सिर्फ कि आपका राइट है तो मेरी क्या है, ड्यूटी है, और मेरा राइट है तो आपकी क्या है, ड्यूटी है। यहाँ पे आपके ऊपर राइट एंड ड्यूटी सिर्फ ये नहीं कि आप बैंक के आगे बंदूक लेके खड़े हो तो आपकी वो ड्यूटी है। हमारा चलना फिरना, लोगों को देखना, लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में, वो सारी हमारी ड्यूटीज है। अगर किसी ड्यूटी किस सेंस में है, ड्यूटी कतई ये नहीं कि हमें उसके मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है तो आपकी ड्यूटी आपने उसकी केयर करनी है। यहाँ पे ड्यूटी को इस सेंस में लिया गया है कि कोई भी जिसका राइट है ना, ये आपकी ड्यूटी है कि विदाउट एनी रीजन आपने उसके राइट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। क्लियर होगी? तो यहाँ पे उसको ऑफेंस का नाम दे दिया गया, हालांकि ये बड़ा ना सॉफ्ट सा, बड़ा पोलाइट सा ऑफेंस है। मतलब आप लेके जाए अक्सर, तो आप चले जाए तो ਤੁਹਾਡੀ एफआईआर नहीं देंगे, जा यार तेरी मेहरबानी काम कर जा। मतलब इसलिए सिविलाइज सोसाइटीज के अंदर, या जहाँ पे कोई कानून की या इंसानों की कदर है, वहां पे इसको ऑफेंसेस के अंदर लेके नहीं आए। मगर वहाँ पर एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। वो ये एग्जिस्ट करता है कि अगर आपने कोई हरकत की है, फॉर इंस्टेंस हवाई फायरिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहले, वो फोरसीएबल हार्म का वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं। कोई ऐसी हरकत करना जिससे आपको पता हो, आप फोरसी कर सकते हो कि इससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। अब वो चीज, हवाई फायरिंग इज अ गुड एग्जांपल। आपको पता है कि उससे किसी को नुकसान हो सकता है, दैट इज अ नेग्लिजेंट एक्ट। अगर कोई इंसान वॉक कर रहा है, उसे नहीं पता कि ब्लॉक के एंड पे कोई बंदा है, वो बम्प करता है, बंदा नीचे गिरता है, उसे हर्ट पहुंचता है,
that wouldn't be considered negligent. बंदा तो walk ही कर रहा था. डेफिनेटली बात वही आ गई ना कि आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है कि लोगों के राइट्स की, उनकी प्राइवेसी की आप क्या करो, केयर करो. ये ड्यूटी ऑफ केयर आपके ऊपर है, आपने उसको डैमेज नहीं करना. ठीक है, जब आप उसको किसी भी सेंस में डैमेज करोगे तो वो आपके ऊपर लॉ अप्लाई हो. ठीक है, वहाँ पे सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ टॉर्ट है. यहाँ पे आप क्योंकि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे ये आपको जो सेक्शन है ये आपको कवर करना. ठीक है, और जो इसी तरह ये जो आगे मिस्टेक और वगैरह इसके अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो सारी चीजें आगे डिस्कस इसी के अंदर होती है. तो ये बेसिकली ये इसके अंदर जो आपको बता रहे हैं वो बेसिकली ये सारा यार वो से पॉइजन वाले ऐड करते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर क्लैरिफिकेशन के लिए. नेक्स्ट है 337J मीन्स ऑफ पॉइजन, हर्ट कॉज बाय मीन्स ऑफ पॉइजन. बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी के दूध में जहर मिला दिया, कहीं पानी जब पी रहा है तो उसके पानी में कुछ मिला दिया जिससे उसको नुकसान पहुंचे, उसके मैदे को नुकसान पहुंचे, तो दैट फॉल अंडर मीन्स ऑफ पॉइजन 337J में. और जो नेक्स्ट है वो 337K एक्सटेंड कन्फेशन. किसी को अगर आप मार रहे हैं कन्फेस करवाने के लिए किसी मामले में कि तुम ये कबूल करो तुमने जुर्म किया है, तो ये भी 337J के अंदर फॉल करे, सॉरी K के अंदर फॉल करेगा. और अगर आप किसी को मार रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी खाली करो और आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं उसको उसकी फैमिली को या उसको, वो भी 337K के अंदर ही फॉल करेगा. और वो दैट इज कॉल्ड हर्ट कॉज बाय टू एक्सटेंट ऑफ मेक कन्फेशन, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द लॉ. और उसकी पनिशमेंट आई थिंक 10 years उसकी पनिशमेंट है स्टार्टिंग. टॉर्चर हाँ वो टॉर्चर किसमें आता है, हार्ड जिसमें होता है टॉर्चर. तो नेक्स्ट फैजान साहब आपकी है, इसके बाद ओके. ओके वेल अब हमारा एंडिंग है बस. दिस इज द लास्ट सेक्शन 337L अदर हर्ट. मगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है. इसके अंदर ये जो सेक्शन यहाँ पे शुरू करता है तो एक्सप्लेन करता जा रहा है कि आप किसी शख्स का कोई उज़्व काट रहे हो, उसकी फंक्शनिंग पावर को वीकन कर रहे हो या टोटली परमानेंटली इम्पेयर कर रहे हो, कोई किसी शख्स के फेस पे हेड पे इंजरी पहुंचा रहे हो, किसी शख्स की बॉडी को अफेक्ट कर रहे हो, उसके मतलब दैट अमाउंट्स टू जैफा और गैर जैफा जो भी है. अब यहाँ पे उसने मतलब शुरू में मैंने एक बात की थी कि कानून बनाने वालों की इंटेंशन हमेशा ये होती है कि कम से कम लूप होल्स छोड़े जाए. अब जिसकी वजह से उन्होंने हर्ट की डेफिनेशन को भी मेंट किया. अब हेयर कम्स इन अनदर सेक्शन जिसमें उसने उसको लगा, हो सकता है फिर हम सोच सकते हैं कि लेजिस्लेशन की क्या इंटेंट होगी इस सेक्शन को इस कानून के अंदर इनकॉर्पोरेट करने में. तो मुझे तो लगता है दैट वुड बी के कम से कम लूप होल्स छोड़े जाए. और इसमें अब बेसिकली 2 हेड्स हैं, फर्दर 2 हेड्स हैं. अब पहला हेड वो ऐसा कहता है, अदर हेड के अंदर वो 2 हेड्स को डिस्कस कर रहा है. पहला हेड ऐसा कहता है कि आप किसी शख्स को हर्ट करते हो और उसकी वजह से वो कम से कम 20 दिन तक वो अपना नॉर्मल कोर्स या नॉर्मल अपना जो रूटीन है उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए दैट कम्स विद इन अदर हेड्स ऑफ सेक्शन 1 और उसकी पनिशमेंट वो बता रहा है दैट में एक्सटेंड टू 7 years. अब उसके बाद सबसेक्शन 2 दे रहा है, हालांकि वो अदर हेड का टॉपिक ऊपर सेक्शन है अदर हेड और टाइटल है अदर हेड, टाइटल है अदर हेड. उसके अंदर सबसेक्शन 1 में जिसको बता रहा है कि एक शख्स नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर या अपनी नॉर्मल रूटीन को 20 दिन के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाया आपके एक्ट की वजह से, तो उसकी वजह से आप ऑफेंस जिस ऑफेंस के मुतल्लिक ठहरोगे L1 की. अब उसके बाद वो L2 एक और सेक्शन डाल देता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस या कोई ऐसा हर्ट जो L1 में भी नहीं है तो उसको L2 के अंदर ट्रीट किया जाएगा. और आगे एक्सप्लेन नहीं किया, बस उसने लूप होल्स कम छोड़ दिए कि अगर कोई ऐसा हर्ट आ जाए जो कहीं भी ना हमें मिल रहा हो तो हम उसको L2 के अंदर ले जाएंगे. तो दिस वाज द काफी अक्सर ऐसे बिल्कुल काफी एफआईआर के अंदर L2 होता है कि दे डोंट नो कि किस में फॉल करेगा ये ऑफेंस. अच्छा आप जरा ये सवाल करेंगे, ये हर्ट के टॉपिक में ये 4 इसकी काइंड्स हैं जो मेन आगे 5 ये सुनने वालों को क्या समझ लगी है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी संगीनियत है वो कौन सी है? सर देखें है तो एक ऑफेंस आप हर्ट कर रहे हैं, ये है कि आप उसको कम टोटली वो कह रहे हैं कि भाई सवाल कि इसको पार्ट वाइज एक्सप्लेन किया गया है ना. जी बिल्कुल बिल्कुल.
बस थोड़ा सा इसके अंदर ये सिर्फ ये बता दें कि इसकी जो सबसे ज्यादा जो इसका पार्ट है वो ज्यादा हार्मफुल कौन सा है? मतलब वो वाइटल पार्ट है ना बेसिकली। क्यों? उसकी पनिशमेंट्स भी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल वाइटल ज्यादा पार्ट। है। उसकी वजह यह है कि पूरे हर्ट को बेसिकली ना सिंपल जरा मेरा एक अपना तरीका है, इसकी डिवीजन की गई। बात समझे? जिस तरह कत्ल या कोई भी ऐसा टॉपिक है ना जी, कत्ल है, कत्ल अमद है, कत्ल शिबह अमद है, कत्ल खता है, कत्ल बिस्बाब है, उसके अंदर बताया जी डायरेक्ट गया फायर मारा कत्ल हो गया इंटेंशनली। कत्ल शिबह अमद कि मेरी इंटेंशन ये थी कि यार मैंने इसको जख्मी करना था लेकिन वो जो इंजरी है उसकी वजह से वो मर गया। कत्ल खता कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि मैं ये करने ही नहीं था चाह रहा, मैं कुछ और करने जा रहा था लेकिन ये हो गया। जिस तरह अभी हवाई फायरिंग कर दो वो गोली किसी को जाके लग जाए, या कोई आप शिकार करने गए हो किसी को टारगेट किया लेकिन वो टारगेट नहीं हुआ, आगे कोई बंदा बाई चांस आ गया वो मर गया। इस तरह कत्ल भी सबब कि आपने कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट किया और वो जो अनलॉफुल एक्ट है वो किसी के मरने की वजह। इस तरह ये जो हर्ट है ना, ये इसकी काइंड, इसकी पनिशमेंट वो तो, लेकिन अपना ने एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसको इसकी डिवीजन की गई, इसकी तकसीम की गई है। ये पोर्शन सबसे संगीन है। किसी की आंख जाया कर देना, किसी के दांत जाया कर देना, आपको पता है दांत का, किसी का दांत तोड़ देना वो नॉन वेरिएबल ऑफेंस है, आपकी जान नहीं होता। अच्छा, अब सर को लेकर वो स्कल या उसको क्यों इतना संगीन है कि यहाँ पे हो सकता है आप किसी को कहते हैं कि यहाँ पे थप्पड़ भी बच्चे को भी नहीं मारना चाहिए, उसको बड़ा उसका नुकसान हो सकता है, मतलब वो उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी पे असर हो सकता है। किसी को यहाँ पे डंडा मारो, अक्सर लोग डंडा मारते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सबसे जो नीचे ये बाजू और टांगे है ना, इसको लेकर आपको जो लेजिस्लेचर है जिसने कानून साजी किया है वो बड़ी उसकी आपको सॉफ्टनेस नजर आएगी, बड़ा पोलाइट सा वहां पे उसने कि 3 महीने 6 महीने, इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें रिकवरेबल है। क्लियर हो बात? इसी तरह आपका ये जो पोर्शन है इसको अलहदा डिफाइन किया गया है, ये आपके पोर्शन को अलहदा डिफाइन किया गया है, इस पोर्शन को अलहदा, इसको अलहदा डिफाइन किया गया है। ये टोटल ये हर्ट है। फिर आगे जब इन पोर्शन वाइज आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे ना, फिर उसमें से इसकी ब्रांचेस आप निकाल लोगे, इसके आगे फर्दर पनिशमेंट्स क्या है, इसकी काइंड्स क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, फिर आपका एक ना पूरा तसलसल होगा। आपको चीजें अंडरस्टैंड करने में, समझने में बिल्कुल आसानी होगी कि नहीं ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं मसला। पर यही है हमारे ना मोस्टली कॉलेजेस के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस इसमें मैं कायदन लॉ कॉलेज में पढ़ता था, तो अभी हमारी टीचर माशाल्लाह वो एडिशनल सेशन जज हो गई है, सिविल जज रही थी, तो वो पीपीसी बड़ी कमाल पढ़ाती थी, मतलब पीपीसी पे उन पे पढ़ाना खत्म था और बड़ा मजा आता था उनकी क्लास में। और मैं अक्सर वारी फिरता रहता था कॉलेज, लेकिन उन्होंने क्लास में लाजमी जाकर बैठता था, एक नफीर मलक साहब और एक उनका स्टाइल ये था कि चीज को बिल्कुल उन्होंने कहना पहले ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर, कि अगर ये पूरा आप यहाँ से उठाएं एक पिक्चर, एक स्केच, इसको अपने दिमाग में डालें ना, तो आप कभी भी क्लियर नहीं हो सकते। माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा एक एक चीज को उठा के एक्सप्लेन किया बताने की, लेकिन ओवरऑल पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप फिर इसमें आ जाओ जी ये क्या है, 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 उसके बाद उस तस्वीर को लाजमी मद्देनजर रखो। बिल्कुल, ये तस्वीर अगर आपके ज़हन से निकल गई ना तो आप हर्ट नहीं समझ सकते। बात समझे? जिस तरह अभी इन्होंने ये बात की है इसकी शुजा की, ये देखिए आपके दिमाग में ये पिक्चर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ना हम टांग की बात कर रहे हैं, ना बाजू की बात कर रहे हैं, ना पेट की बात कर रहे हैं, ना बैक की बात कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? सर की बात कर रहे हैं। इस तरह इसका जो ये जायफा और गैर जायफा कहाँ पे बात हो रही थी? जब गैर जायफा पे आएंगे तो कहाँ की बात हो रही है? लिम्स। यानी कि आम वकील होने के नाते ना कि आपके साथ कोई बंदा, कोई पुलिस वाले, अक्सर पुलिस वालों को बड़ा पता होता है, स्पेशली थाने का जो मुहर्रिर होता है ना, वो पीपीसी की अम्मा होती है। जी जी, ये बाज़ में रखी। वो जायफा गैर जायफा जुरा इसकी बात करेगा ना, तो आपको उसी टाइम आपका दिमाग चला जाएगा ये बाजू की बात कर रहा है, ये पेट की बात कर रहा है, यानी किस पोर्शन की बात कर रहा है, ये ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा है। आपकी ये सारी चीजें क्लियर होगी। फिर आपको जब उस टारगेट का पता होगा ना कि ये जिस्म के किस पोर्शन की, किस पार्ट की बात कर रहा है, तो आप फौरन उसका जो भी ऑफेंस है, जो वो बात करना चाह रहा है, फौरन समझ। ठीक है,
तो बाकी क्लैपिंग यार माशाल्लाह। ये जो